हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग को आज पढ़ना था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल जो है ना, वो उसका साइटोप्लाज्म है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवरिंग है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल ले लिए, तो इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कवरिंग वाला जो कवर किया है जो मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम बहुत सी थिन झिल्ली होती है, एकदम पतली सी, यानी कि बहुत थिन होती है, थिन। और लिविंग कवरिंग है, थिन के साथ लिविंग कवरिंग है। क्या है? लिविंग कवरिंग है, लिविंग नेचर का होता है। इसके साथ साथ और एक खास बात क्या है, ये फ्रेगाइल नेचर की होती है, यानी कि डेलिकेट नेचर की होती है, आसानी से ब्रेकेबल है, ब्रेक कर सकती है, यानी डेलिकेट नेचर का है। डेलिकेट नेचर का है। डेलिकेट नेचर का कहने का मतलब है कि आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकता है, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद कि कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, वो डेलिकेट नेचर का है। इसका और एक खास बात है, ये यूनिवर्सल लेयर है। क्या है? यूनिवर्सल लेयर। यूनिवर्सल लेयर करने का मतलब है ये हर सेल के अंदर मिल जाती है, या वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोटिक है। और जैसे प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होता है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होता है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होता है। इसकी और खास बात क्या है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्या होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का। क्वासी फ्लूइड नेचर कहने का मतलब है कि बहुत डेंस विस्कस लिक्विड जैसा होता है, यानी कि ना सॉलिड है नहीं लिक्विड है, डेंस विस्कस लिक्विड है। जैसे लाइक हनी बी, डेंस लिक्विड जैसे हनी, लाइक हनी जैसा एकदम डेंस लिक्विड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। इसकी और एक खास बात है कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है ये सेलेक्ट करके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने देता है, यानी एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल को बचेगा। जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो जो नॉन पोलर होते हैं वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर टाइप के मॉलिक्यूल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते हैं, यहाँ से रिपेल कर जाते हैं, इसको अंदर नहीं जाने देता है, यानी कि सिलेक्ट करके भेजता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली नेचर। जैसे एनसीईआरटी सिलेक्टिवली, या इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहीं कहता है। दो बात कर रही है एनसीईआरटी, एक जगह तो सिलेक्टिवली परमिएबल लिख रहा है, दूसरी जगह इसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेमी परमिएबल। तो दो बातें कर रही। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछे, तो अगर ऑप्शन में सिलेक्टिवली परमिएबल है तो आपको सिलेक्टिवली परमिएबल मारना है। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल ऑप्शन में ना हो तो आप फिर सेमी परमिएबल मार सकते हैं वहां पे। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करती है, सेल के अंदर अपने काम करती है, और CO2 जनरेट होता है जो साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाता है। लेकिन इसमें सोडियम मॉलिक्यूल है, सोडियम एक पोलर है, तो यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं जा पाती है, इसको नहीं जाने देता है, सेलेक्ट कर लेता है कि भाई तुम बड़े मॉलिक्यूल हो, तुमको नहीं जाने दूंगा। तो इसके लिए कोई मॉडिफिकेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इससे शुगर भी जाती है, शुगर मॉलिक्यूल। तो ये सारे हम लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। वाटर मॉलिक्यूल आसानी से पार हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाए तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, तो हम लोग आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ी सी जानकारी। और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चरली कैसे बना होता है। जैसे ये हुआ प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोई सेल है, प्रोकैरियोट का सेल है, और यूकैरियोट का सेल है। यूकैरियोट का सेल मान लीजिए कि ये यूकैरियोटिक का सेल है।
लिपिड बाइलेयर, दोनों स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होती हैं। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो हम लोग बात की, इसीलिए इनको यूनिवर्सल बोलते हैं स्ट्रक्चरली। और जो ये लिपिड बाइलेयर है तो इसको हम लोग देखते हैं आरबीसी में, एनिमल सेल है, आरबीसी में हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी हुआ ना वो 1950 के बाद ही, आफ्टर 1950 के बाद ही स्टडी हो पाया, क्योंकि आफ्टर 1950 के बाद ही हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना 1950 के बाद ही आया। सिंपल माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना बहुत मुश्किल था, वहां पे सारे कंपोनेंट नहीं दिखते थे। तो आफ्टर 1950 में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और उसके बाद हम हर सेल का स्टडी कर पाते हैं आसानी से, और अदर टेक्नोलॉजी भी होती है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आरबीसी का देख लेते हैं। आरबीसी का यहाँ पे देखिए आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ले लेते हैं। मैच्योर आरबीसी का हम मेम्ब्रेन का स्टडी करते हैं तो वहां पे हमको लिपिड दिखाई देता है। क्या क्या कंपोनेंट से बनी है इसको देखते हैं। लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी इसमें दिखाई देता है। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी दिखाई देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो लिपिड जो है, लिपिड का 3 कंपोनेंट हमको दिखाई देता है। एक होती है फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, और थर्ड वाली होती है ग्लाइकोलिपिड। तो पहला क्या होता है, मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड ही होती है। फॉस्फोलिपिड यही मेन है। फॉस्फोलिपिड जो है ना यही मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ ग्लाइकोलिपिड भी रहते हैं। तो ये थोड़ा क्वांटिटी कम रहता है। प्रोटीन भी रहती है और कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये इतना मेन कंपोनेंट, इसको जो है फास्फोलिपिड को फास्फोग्लिसराइड भी बोल देते हैं हम लोग, इसको फास्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन का आरबीसी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है। देखिए लिपिड को हम लोग आरबीसी में, लिपिड का कंपोनेंट जो है ना, लिपिड का वो है 40%, लिपिड का 40% है, प्रोटीन का है 52% और कार्बोहाइड्रेट का है 8%। ये वेरी कर सकती है, केमिकल वाइज वेरी कर सकती है, और केमिकल या साइज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वेरी कर सकता है। जैसे नर्व सेल होती है, नर्व सेल जो है उसमें लिपिड का परसेंटेज 80% तक चला जाता है। लिपिड का परसेंटेज नर्व सेल में 80% तक चला जाता है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जैसे लिपिड का स्ट्रक्चर, लिपिड फॉस्फोलिपिड का, लिपिड नहीं फॉस्फोलिपिड। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल देते हैं। तो देखिए ये एक हेड जैसा कुछ ऐसे रहता है, या फिर पहले केमिकल देख लेते हैं। ग्लिसरॉल पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहता है, वहां पे हाइड्रोजन हटती है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटती है, 2 फैटी एसिड लग जाता है। यहाँ पे फैटी एसिड लग जाता है, 2 फैटी एसिड, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटता है, फॉस्फेट ग्रुप पहले लगता है, एक हाइड्रोजन हटता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट से अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस, कोलिन जिसको बोलते हैं, कोलिन नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो होती है नाइट्रोजन, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये जो इतने हैं वो हेड बनाती हैं। ये क्या है, हेड बनाती है। ये क्या बनाती है, हेड। और ये ये वाला जो है फैटी एसिड, ये 2 टेल होती हैं। ये क्या है, टेल, ये दोनों मिलकर टेल बनाती हैं, टेल। अब हम लोग ये दिखने में कैसा लगता है तो हम लोग बता दीजिए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये दिखने में कैसा लगता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए तो दिखने में कैसा लगेगा, ये हेड जो है, हेड एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हेड।
और ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। इससे जो है फैटी एसिड, ये ऐसे इस तरह से दिखाई देती है फैटी एसिड, इसके ऐसे ऐसे 16 कार्बन होता है। देखिए ये जो है ये क्या है, हेड है, ये पार्ट हेड है जो फॉस्फेट ग्रुप को रख रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रख रहा है। हेड जो होती है हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है, पानी से लव करता है, अपने तरफ आकर्षित करके रखता है, खींच के रखता है, अटैच करके रखता है। और ये जो हेड होती है वो पोलर होती है, क्या होती है, पोलर। ये सब याद रखने वाली बात है, हम याद रख प्रॉपर रखिएगा, यही सब थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। और जो ये टेल है, ये टेल जो है, टेल जो होती है ना हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो होती है वो नॉन पोलर होती है। तो जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफोबिक, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्फीपैथिक। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्या, एम्फीपैथिक। इसीलिए एम्फीपैथिक ये इसको नाम देते हैं एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एम्फीपैथिक है, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर का इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। जो एक टेल है फैटी एसिड का, ये भी फैटी एसिड है, क्या है, ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है। तो इस मॉलिक्यूल, इस टेल के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। जब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे ऐसे 16 कार्बन है इसके अंदर, 16 कार्बन, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फैटी एसिड हो गया। इस टेल के अंदर ये भी फैटी एसिड है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे अगर 4 बॉन्ड मिल जाए, ये इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं, तो पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड, इसमें एराकिडोनिक एसिड यानी 20 कार्बन, ऐसे ऐसे 20 कार्बन इसके अंदर होते हैं। और कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी हो जाता है, 4 डबल बॉन्ड अगर मान लीजिए हो गए, तो एक क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड होने के कारण मान लीजिए कि एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे किंक बन जाता है, किंक। और किंक बनने के कारण ये पैकिंग जो है, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इसका प्रॉपर नहीं हो पाती है, रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण ये लिक्विड के फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड के तरह लिक्विड में चला जाता है। लिक्विड के कारण ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी आ जाता है, फ्लूइड नेचर का, ये अनसेचुरेटेड टेल के कारण होता है। तो आपसे पूछेगा कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का किसके कारण होता है, कौन से टेल के कारण, तो अनसेचुरेटेड टेल के कारण। इसमें 20 कार्बन होते हैं फैटी एसिड का, डबल बॉन्ड आने के कारण किंक जो है बन जाता है, जहाँ पे किंक बनता है इसके कारण यहाँ पे इफिशियंसी पैकिंग नहीं हो पाती है, जो कि लिक्विड स्टेट में चला जाता है और इसको फ्लूइडिटी इसी से हमको मिलती है। तो ये हुआ हमारा फैटी एसिड, देखने में ऐसा लगता है, ये केमिकली है, ये स्ट्रक्चरली ऐसे दिखने को लगेगा। तो अब हम लोग जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं, तो एक बार हम लोग लिए लिपिड का सिंगल लेयर ले लिए, यहाँ लिपिड का एक बार सिंगल लेयर यूज किए, और एक बार हम लोग डबल लेयर यूज किए। एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन बनाते समय सिंगल लेयर यूज किए, और एक बार हम लोग डबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये डबल लेयर फॉस्फोलिपिड का, एक बार सिंगल लेयर यूज किए, एक बार डबल लेयर कीजिए। तो देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेल है उसमें 70 to 90% तो वाटर ही होते हैं। तो साइटोप्लाज्म अंदर में पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर है। बाहर एक्स्ट्रा सेलर में भी एक्वस लिक्विड होता है, तो बाहर भी पानी ही पानी है। तो सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी में डूबी हुई है। तो देखिए सेल, और जो हेड होती है, ये हेड होती है वो हमारा क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। ये हेड होती है, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग होती है। तो हाइड्रोफिलिक, तो यहां से तो ये आपस में एक अट्रैक्शन करके रखेगी, बॉन्ड बनाए रखेगी। अब देखिए, अब अंदर में टेल है, तो टेल जो है
हाइड्रोफोबिक होता है। टेल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक ड्यू टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में जाएगा, जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में जाएगा तो फॉस्फोलिपिड भाग जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। जैसे कांटेक्ट में गया फॉस्फोलिपिड भाग जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंगल लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, या कोई भी मेम्ब्रेन बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, सिंगल लेयर से तो नहीं बन पाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड सेल के अंदर पानी, सेल के अंदर पानी और सेल के बाहर पानी, यानी कि चारों तरफ पानी पानी यहाँ भी है। तो अब देखिए ये फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग यानी अटैचमेंट ऑफ वाटर से रखता है। ये यहाँ से तो बॉन्ड बनाकर रखेगा आपस में, ये आपस में बॉन्ड बनाए रखेगा, यानी कि ये अटैच करके रखेगा। अब सेल के अंदर देखते हैं, सेल के अंदर भी ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड वाटर लविंग होता है यानी हाइड्रोफिलिक, पोलर भी होता है। तो ये भी अपना बॉन्ड बनाए रखेगा, ये बॉन्ड बनाए रखेगा, यानी कि जो पोलर हेड है वो दोनों बाहर की तरफ आ गए, यानी कि एक्वस के इन्वायरमेंट में दोनों बाहर, जो अंदर सेल के अंदर जो पानी इन्वायरमेंट है और बाहर भी वाटर का इन्वायरमेंट है, तो दोनों तरफ जो ये हो गया फॉस्फोलिपिड का हेड, वो बाहर की बाहर आ गया। और जो बीच वाले, तो ये तो हेड बन गया, ये क्या हुआ? हेड बना चुके, ये हेड और ये भी हेड, दोनों बाहर की तरफ आ गए हेड। और जो अंदर वाली है, ये अंदर वाली, ये टेल जो है, टेल दोनों एक तरफ अटैच हो गए। ये क्या होगा? टेल है, ये बन गया टेल। तो टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी से दूर भागती है। तो ये दोनों इनर डायरेक्शन में हो गए। टेल जो है इनर साइड हो गया, इनर साइड क्यों? तो इनर साइड इसलिए कि देखिए वाटर से ये हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर से इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। आखिर क्यों? तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए टेल को अंदर की तरफ रखा गया। तो दोनों फॉस्फोलिपिड का जो टेल है, फैटी एसिड का टेल है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, दोनों अंदर की तरफ। टेल जो इनर साइड रखा गया, क्यों? क्योंकि इसका नेचर होता है वो वाटर से रिपेल करने का होता है, इसलिए इसको अंदर में रखा गया, दोनों टेल को अंदर रखा गया। तो ये क्या किया? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट या वाटर से बचाने के लिए इसको अंदर रखा गया। और ये वाटर लविंग था, हेड जो था वाटर लविंग, तो इसको बाहर रखा गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, यानी कि डबल मेम्ब्रेन से पॉसिबल हो सकता है। देखिए ये सिंगल फॉस्फोलिपिड का लेयर से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाई लेयर से ये पॉसिबल हो जाएगा। बाई लेयर से पॉसिबल हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए पॉसिबल है बाई लेयर से। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो वहां पे देखिए क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना जो पॉसिबल हुआ 1950 ईस्वी के बाद, 1950 के बाद ही हमारा स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर हो पाए। क्यों? क्योंकि पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें प्रॉपर इसमें कोई कौन से एलिमेंट हैं, कौन से केमिकल हैं, वो प्रॉपर दिख नहीं पाता था, प्रॉपर साइज नहीं दिख पाता था। तो 1950 के बाद ही हमारा 1950 के बाद ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी हो पाया, क्योंकि 1950 के बाद ही हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था 1950 के बाद ही हमारा आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से क्या होता है कि चीजें आसान हो गई, आसानी से दिखने लगी। तो सेल मेम्ब्रेन या अदर कोई भी सेल 1950 के बाद ही स्टडी करना पॉसिबल प्रॉपर हुआ, क्योंकि 1950 के बाद ही बहुत सारा जो भी खोज हुए वो सारे 1950 के बाद ही लगभग हुए, क्योंकि पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से स्ट्रक्चर दिख नहीं पाती थी। 1950 के बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी अच्छे से हुआ। अगर हमको एक नॉर्मल सेल लेते हैं, कोई भी नॉर्मल सेल ले लेते हैं, एक मानते हैं नॉर्मल सेल, तो नॉर्मल सेल जो लेते हैं तो इसमें क्या क्या होती है? इसमें
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर डबल बॉन्डेड न्यूक्लियस भी होंगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। इसमें पेरोक्सीजोम भी होंगे। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो देखिए, अगर इस पे हमको स्टडी करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस पे अगर एक केमिकल आती है HDC ऐसी करके कुछ केमिकल आती है, उसको डालते हैं तो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, पेरोक्सीजोम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, तो सारा मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना हमको मुश्किल काफी हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट बहुत चालाक होते हैं, वो सोचे कि ऐसा ले जिसमें सेल ऑर्गेनल जो अंदर में हो ही नहीं, तो वैसा दिमाग लगाए तो वो निकला हमारा मैच्योर आरबीसी। तो मैच्योर आरबीसी जो भी है, मैच्योर आरबीसी क्यों? क्योंकि मैच्योर आरबीसी जो होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर में हीमोग्लोबिन भरी रहती है। हीमोग्लोबिन ज्यादा भरी रहती है क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट कर सके, CO2 का ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे इसे और इस पे केमिकल डाले और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, उसके बाद हम लोग इससे स्टडी कर पाए। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका हो गया न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों सबके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली तो दोनों सिमिलर ही है। तो इस यहाँ से निकाले, तो अब हम लोग यहाँ निकाल दिए। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बार डेवेंसन एंड डेनियल ने सबसे पहली बार एक मॉडल निकाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक मॉडल जिसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। या उस समय सबसे पहला जो मॉडल आया था वो आया था सैंडविच मॉडल। सबसे पहला मॉडल क्या था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल जो दिए थे वो दिए थे डेवेंसन एंड डेनियली। डेवेंसन एंड डेनियली ने सैंडविच मॉडल को दिया था। इन्होंने देखिए स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, और इसके ऊपर ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, इसके ऊपर प्रोटीन, इसके ऊपर प्रोटीन। कुछ सैंडविच जैसा, जैसे बर्गर वगैरह खाते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पे ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन, ये दोनों लिपिड, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये दोनों क्या है? लिपिड, और ये प्रोटीन। तो प्रोटीन का थिकनेस जब मापा गया, तो यहाँ पे आया 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। जब लिपिड का थिकनेस मापा गया, तो ये आया 35 to 50 एंगस्ट्रॉम। और जब ये दोनों थिकनेस सेम रहेगा 20 to 25, दोनों को अगर जोड़ा गया तो यहाँ पे 75 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमारा थिकनेस आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखिए यहाँ पे कुछ सॉलिड, ये इन्होंने बोले ये जस्ट लाइक ए बर्गर जो हम लोग खाते हैं उस तरह के सैंडविच टाइप के मॉडल है। यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ब्रेड के बीच में मसाला कुछ जो होते हैं, चाउमीन पिज्जा का जो है वो जितने भी चिली वगैरह है, सॉस वगैरह, तो ये सब मसाला भरते, उसके बाद ऊपर से फिर ब्रेड। तो वैसा ही कुछ है, ये ब्रेड, उसके बाद मसाला वगैरह, और ये ऊपर से फिर ब्रेड। तो जो हम लोग लिपिड बात करते हैं वो मसाला वाला है, और ब्रेड जो है प्रोटीन टाइप का। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से इधर से मॉलिक्यूल ये टनल के थ्रू इधर भी जा सकते हैं, और इधर का जो मॉलिक्यूल है ये इधर भी मूव कर सकते हैं। ये ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब इन्होंने कहा कि चलिए ये तो इतना तक तो ठीक है। अब इनसे पूछा गया कुछ सवाल, कि चलो कुछ सवाल हो जाए। तो इनसे पूछा गया कि क्या मेम्ब्रेन फ्लूइड है, यानी फ्लूइडिटी रखता है?
या फिर क्या और मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है? तो बिल्कुल हाँ। फ्लूइडिटी है? हाँ है। तो क्यों है? इनसे पूछा गया कुछ सवाल कि क्या मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर का है, फ्लूइड नेचर का है। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या ये सिलेक्टिवली परमेबल है, सिलेक्टिवली है परमेबल, क्योंकि हाँ। लेकिन इनसे पूछा कि क्यों है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि क्यों है। तो अब और यहाँ पे खास बात ये होती है कि देखिए ये जो है ये पोलर हेड में, और ये प्रोटीन का कुछ पोलर मॉलिक्यूल दोनों मिलके यहाँ पे कुछ बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं और कुछ आयनिक बॉन्ड, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड या कुछ आयनिक बॉन्ड यहाँ पे जुड़े रहते हैं यहाँ से। और जो ये टेल वाला इन्वायरमेंट है, टेल वाला में एक्वस से जो प्रोटेक्शन करता है, टेल वाले में वांडर वाल फोर्स लगता है। वांडर वाल फोर्स से यहाँ पे अटैच रहते हैं। वांडर वाल बॉन्ड कर दिया, फोर्स कर दिया, उससे आपस में अटैच रहते हैं। तब यहाँ पे तो ये इन्होंने नहीं बता पाया कि कैसे क्यों होता है, फ्लूइड नेचर क्या होता है, सिलेक्टिवली नेचर क्यों होता है। ये इन्होंने सैंडविच जो डेविसन एंड डेनियल थे ये नहीं बता पाए। तो अब आया दूसरा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकेंड वाले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिए थे वो रॉबर्टसन दिए थे। तीन सन आएंगे, एक डेविसन, एक रॉबर्टसन और एक निकोलसन, जो कि फ्लूइड। तो अब देखिए इसमें भी ये इनसे पूछा गया कि स्ट्रक्चर कैसा, तो इन्होंने बता दिया कि जस्ट सैंडविच मॉडल जैसा ही है। इन्हें बोला कि क्या मॉलिक्यूल भी आर पार हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे फिर पूछा गया कि क्या प्रोटीन अंदर में रहती है कि नहीं, जस्ट स्ट्रक्चर ऐसी, थिकनेस भी नहीं बताया। तो इनसे भी पूछा गया कि क्या मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नेचर का होती है, बोले कि हाँ होती है। क्या सिलेक्टिवली नेचर का होता है, लेकिन फिर क्यों होता है ये भी नहीं बता पाए। यानी कि दोनों मॉडल फ्लॉप कर गए, ये मॉडल और ये मॉडल, दोनों मॉडल फ्लॉप कर गए कि बताने में कि कैसे फ्लूइडिटी नेचर आता है, कैसे सिलेक्टिव नेचर का आता है। तो दोनों में से कोई भी नेचर नहीं बता पाए। तो ये दोनों का दोनों रिजेक्टेड मॉडल है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल और आज तक चलते आ रहा है, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि दिए थे हमारा सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 के अंदर दिए थे।